कहां पर हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा मिला, कहां पर एक तरफा प्यार में पागल संग की आशिक ने खूनी खेल खेला। भोपाल में मोहन यादव का बुलडोजर कहां पर चला। यूपी के लखीमपुर खीरी में श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन क्यों हंगामा हो गया, आखिर क्यों कथावाचक को लोगों से माफी मांगनी पड़ी। इन पूरे खबरों पर डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले 10 वीडियो में देखिए आज की एक्शन रिपोर्ट। चेहरे को रुमाल से ढककर बाइक से दो बदमाश आते हैं। रेड टी शर्ट पहना हुआ बदमाश बाइक से उतरता है, एक दुकान के अंदर जाता है। और इसके कुछ ही मिनटों में दुकान से तेजी से बाहर निकलता है, फिर बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। दरअसल ये दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स हैं और रेड टी शर्ट वाला बदमाश दुकान के अंदर विकास नाम के एक शख्स की हत्या करके भाग रहा है। देखिए, पहले सीसीटीवी में शूटर दुकान के अंदर जाते हुए दिख रहा है, जबकि दूसरे सीसीटीवी में शूटर विकास के केबिन के अंदर घुसते दिखाई दे रहा है। शूटर तेजी से दुकान के अंदर जाता है और दनादन 4 गोलियां फायर करता है और फरार हो जाता है। शूटर विकास नाम के शख्स को इतनी करीब से गोली मारता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दिन दहाड़े दुकान में घुसकर हत्या का ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया का है, जहां 12 सितंबर को दिन दहाड़े बदमाशों ने शख्स की हत्या कर दी। हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। बताया जा रहा है कि मारा गया शख्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग का समर्थक था। बदमाशों ने मृतक विकास के बिजनेस पार्टनर को भी हत्या की धमकी दी है। राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, कार्बाइन, कारतूस, अवैध हथियारों का ये जखीरा पकड़ा गया है बिहार के मोतिहारी में। बिहार पुलिस ने इन हथियारों को मुखिया पति कमरुद्दीन मियां उर्फ ढोलकवा के घर से पकड़ा है। पुलिस के गिरफ्त में मुस्कुरा रहा यही कमरुद्दीन मियां उर्फ ढोलकवा है, जो खुलेआम कह रहा है कि इसके पास राइफल कहां से आया है। इलाके में कमरुद्दीन का इतना खौफ है कि इसके घर पर छापा मारने के लिए 3 एसडीपीओ समेत 7 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची थी। कमरुद्दीन के घर की जब तलाशी ली गई तो अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। बरामद हथियारों में कार्बाइन, राइफल, ऑटोमेटिक पिस्टल, सैकड़ों राउंड जिंदा कारतूस मिले हैं। कमरुद्दीन के घर से 7 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा अपराध के साथ भूमाफिया भी है। इसके ऊपर 21 मामले दर्ज है। कमरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पत्नी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कमरुद्दीन की पत्नी पूर्वी चंपारण जिले के हरी सिद्धि थाना क्षेत्र के मुरारपुर पंचायत से मुखिया है। डीजे बज रहा है, लोग नाच गा रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए धूमधाम से सड़क पर यात्रा निकाली जा रही है। मूर्ति विसर्जन यात्रा में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है। लेकिन अगले कुछ सेकंड में ऐसा कुछ हुआ कि ये खुशियां मातम में बदल गई। सबसे आगे गणेश जी की मूर्ति है, मूर्ति के पीछे लोग डीजे पर नाच गा रहे हैं। तभी इस यात्रा में एक बेकाबू ट्रक बैरियर को तोड़ते हुए रॉन्ग साइड से मूर्ति विसर्जन यात्रा में घुस जाता है। बेकाबू ट्रक लोगों को रौंदते हुए एक दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। बेकाबू ट्रक के नीचे मौजूद लोगों को बचाने के लिए लोग दौड़ते हैं। तस्वीरें इतनी भयावह है कि आपको क्लीन फुटेज दिखा नहीं सकते हैं। इस हादसे के बाद चिक पुकार मच गई।
अब इस हादसे का दूसरा वीडियो देखिए। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ गणेश विसर्जन का जुलूस जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। तभी एक ट्रक गुजरता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये ट्रक जुलूस के अंदर घुस जाएगा। ये वही ट्रक है जो अगले ही कुछ सेकंड में बैरियर को तोड़कर सड़क की दूसरी तरफ जुलूस के अंदर घुस जाता है। यह दर्दनाक हादसा कर्नाटक के हासन में हुआ है। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई तो करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में भी कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। विमान टेक ऑफ कर रहा है। टेक ऑफ के लिए विमान रनवे पर स्पीड पकड़ चुका है। तभी दाईं तरफ मौजूद लैंडिंग गियर का एक पहिया टूट जाता है। विमान का पहिया जैसे ही टूटता है विमान हवा में उड़ जाता है और इसके कुछ सेकंड के अंदर ही पायलट लैंडिंग गियर को अंदर खींच लेता है और विमान हवा में उड़ने लगता है। दरअसल 12 सितंबर को गुजरात के कांडला एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की फ्लाइट मुंबई जा रही थी। तभी टेक ऑफ के दौरान विमान का पहिया टूट गया। विमान के अंदर बैठे एक यात्री ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। लैंडिंग गियर के टूटने की खबर पायलट को तब लगी जब विमान हवा में था। लैंडिंग गियर का टूटना यानी विमान की लैंडिंग में दिक्कत होना। लैंडिंग के दौरान कुछ भी हो सकता था। पायलट ने इसकी जानकारी मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये वही विमान है जिसका एक पहिया गुजरात के कांडला एयरपोर्ट पर निकल गया था। हालांकि पायलट और ग्राउंड स्टाफ की सूझबूझ से एक ही पहिए पर विमान सुरक्षित लैंड हो गया। सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। आधी रात को महाराष्ट्र के पुणे से सटे मंचर में माहौल गर्म होने लगा। अचानक से सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा। आधी रात को पुणे से सटे मंचर इलाके में माहौल गर्म होने के पीछे यह गड्ढा है। इस गड्ढे के कारण दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। आधी रात को भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई। दिन में भी ये भीड़ जमी रही। एहतियातन पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मंचर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। दरअसल जिस गड्ढे को लेकर मंचर में तनाव है वो एक सुरंग है जो एक मस्जिद के नीचे मिली है। मुस्लिम समुदाय के लोग पुरानी मस्जिद का पुनर्निर्माण करवा रहे थे। निर्माण कार्य के दौरान जमीन की खुदाई की जा रही थी। तभी एक सुरंग निकल आया। इसकी खबर जैसे हिंदूवादी संगठनों को लगी वो यहाँ पर मस्जिद से पहले मंदिर होने का दावा करने लगे। हिंदुत्ववादी संगठनों का दावा सुनकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। माहौल खराब होता देख पुणे पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और सभी लोगों को समझा बुझाकर हालात को काबू किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का दावा है कि यह मस्जिद 400 साल पुरानी है। अब मस्जिद के नीचे सुरंग मिलने के बाद पुरातत्व विभाग ने खुदाई और निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। अब एएसआई की टीम इस सुरंग की जांच करेगी। जांच के बाद ही अब निर्माण कार्य होगा। चोरों की ये नई तरकीब आपको हैरत में डाल देगी। दो शख्स मास्क लगाए महिला से पता पूछने के बहाने आते हैं, पानी मांगते हैं और मौका देखकर महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लेते हैं। यह वीडियो महाराष्ट्र के नासिक का है, जहां शातिराना अंदाज में बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला के गले से सोना दबोच लिया। दो युवक सीढ़ियों से महिला के साथ आते हैं। महिला ताला खोलने में लग जाती है। दो युवक पता पूछने के बहाने बात करते हैं। महिला गेट खोलती ही पर्स घर में रखती है। तभी एक युवक डिब्बा रखने में महिला की मदद करता है। और फिर पानी मांगते हैं। महिला पानी का गिलास लेकर आती है। इतने में दोनों युवक अंदर घुसते हैं और महिला से छीना झपटी करने लगते हैं। महिला कुछ सोच पाती। इतने में दोनों बदमाश गले से मंगलसूत्र का आधा हिस्सा खींचकर फरार हो जाते हैं। महिला ने दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश। एक बदमाश की टी शर्ट को दबोच कर रखती है। इतने में दूसरा बदमाश वापस आकर अपने साथी को बचा ले जाता है। जब तक महिला चिल्लाती और लोग इकट्ठा होते तब तक दोनों बदमाश फरार हो चुके थे। पूरा मामला नासिक के श्रद्धा पार्क का है। महिला ने पंचवटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
एक तरफ दो दबंग एक युवक को पीट रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दबंग अधेड़ उम्र के एक शख्स को पीट रहा है। हरे रंग की टी शर्ट पहने युवक पर दोनों दबंग थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं, एक के बाद एक दनादन थप्पड़ों से पीट रहे हैं। अधेड़ उम्र का जो शख्स है उसे भी पीटा जा रहा है। अधेड़ उम्र के शख्स की शर्ट फट गई है। युवक को पीट रहे दबंगों से एक शख्स बचाने की कोशिश करता है, वही अधेड़ उम्र वाला शख्स भी युवक को बचाने जाता है, लेकिन दबंग दोनों को पीटने लगते हैं। दोनों पक्षों में यह मारपीट पराठे के पैसे को लेकर हुई है। दरअसल पीड़ित युवक पास में पराठे और छोले कुलचे की दुकान चलाता है। दबंग और पीड़ित के बीच पराठा खाने और रेट को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच पहले कहा सुनी हुई, फिर देखते ही देखते महाभारत छिड़ गई। यह जो पुलिस वालों के कंधे के सहारे चल रहा है, जिससे पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे हैं, ये किसी सड़क हादसे में घायल नहीं हुआ है, बल्कि इसे यूपी पुलिस की गोली लगी है। इसका नाम तोताराम है। इसके क्राइम कुंडली को देखकर पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम रखा था। पुलिस की गोली इसके दाहिने पैर में लगी है। पुलिस की सरकारी गोली लगते ही तोताराम लंगड़ा हो गया। बदमाश तोताराम को पुलिस ने फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया, तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें बदमाश तोताराम घायल हो गया। बदमाश तोताराम पर संगीन धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बदमाश तोताराम के पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया है। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई चल रही है। रात के अंधेरे में तोताराम शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इससे पहले ये किसी को अपना शिकार बनाता, लूटपाट स्नेचिंग करता, पुलिस से आमना सामना हो गया और सरकारी बुलेट इसके पैर में जाकर धंस गया। अब बात करते हैं ग्वालियर में हुए ऐसे मर्डर की जिसके बारे में जिसने सुना हैरान रह गया, जिसने देखा वो परेशान हो गया। एक महिला को बीच सड़क पर गोली मार दी गई, वो भी एक दो नहीं, पूरे 5 गोलियां चलाई गई उसके चेहरे को टारगेट बनाकर। महिला तड़पती रही और आरोपी सोशल मीडिया पर लाइव करता रहा। काफी देर तक आरोपी को काबू में नहीं किया जा सका और आखिर में यही देरी महिला की मौत की वजह बन गई। आखिर उस हत्यारे की महिला से क्या दुश्मनी थी, उसने सरेराह महिला का मर्डर क्यों किया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महिला जमीन पर नीचे गिरी पड़ी है। एक शख्स हाथ में बंदूक लिए उसके करीब खड़ा है। उससे कुछ ही दूरी पर सड़क की दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। युवक से सरेंडर की अपील की जा रही है, लेकिन वो शख्स सरेंडर करने को तैयार नहीं। वो बार बार अपनी बंदूक पुलिस कर्मियों की तरफ तान देता है। युवक को काबू करने के लिए पुलिस कई राउंड टीयर गैस के गोले भी चलाती है, लेकिन आरोपी बंदूक छोड़ने और सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होता। वो भी पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। इस दौरान पुलिसकर्मी पत्थर भी चलाते हैं। काफी देर तक ग्वालियर की सड़क पर संग्राम जारी रहता है। तभी कुछ पुलिसकर्मी हिम्मत करते हुए आरोपी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पुलिसकर्मियों को आता देख युवक बंदूक पुलिस की तरफ मोड़ देता है। पुलिसकर्मी भी बंदूक निकाल लेते हैं। थोड़ी देर तक हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस का एक जवान आरोपी की तरफ पत्थर फेंकता है और आरोपी जब तक इस हमले से संभलता, पुलिसकर्मी उसे दबोच लेते हैं। आरोपी के पकड़े जाने के बाद वहां मौजूद लोगों की भीड़ आरोपी की पिटाई शुरू कर देती है। भीड़ के साथ कुछ पुलिस वाले भी उसे पीटते हैं। लात घूंसे और प्लास्टिक के पाइप से आरोपी की पिटाई होती है। भीड़ बढ़ता देख पुलिस टीम उसे टांग कर वहां से ले जाती है। पकड़े जाने से पहले आरोपी काफी देर तक दहशत मचाता रहता है। आरोपी एसपी के सामने सरेंडर करने की शर्त रखता है। इस दौरान जब पुलिसकर्मी उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो पुलिसकर्मियों को ही बंदूक लेकर दौड़ा देता है।
दिल दहला देने वाली ये वारदात शुक्रवार दोपहर की है। रूप सिंह स्टेडियम के सामने आरोपी ने महिला को रोका और उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी ने 315 बोर के कट्टे से एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई। 4 महिला को लगी, एक सड़क पर जा धंसी। महिला सड़क पर तड़पती रही, लेकिन आरोपी ने किसी को भी उसके पास नहीं आने दिया। अगर आरोपी पहले ही सरेंडर कर देता, अगर पीड़ित महिला को समय रहते इलाज मिल जाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। उल्टे सोशल मीडिया पर पूरी वारदात को लाइव किया। महिला को गोली मारने के पीछे बेवफाई को वजह बताता रहा। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया, बगल में सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। ग्वालियर की हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। कैसे आरोपी पहले सड़क पर प्रेमिका को गोली मार देता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी वो फायरिंग की कोशिश करता है। पुलिस जांच में सामने आया कि नंदिनी और अरविंद पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अरविंद विवाहित था और उसके 2 बच्चे हैं। नंदिनी भी शादीशुदा थी। नंदिनी और अरविंद दोनों के बीच आए दिन विवाद और झगड़े होते रहते थे। बताया जा रहा है कि जो युवती थी ये नंदिनी परिहार है और जो बेसिकली जो अरविंद परिहार है इसने फायर किया। बेसिकली ये कुट्टी आती थाना क्षेत्र का ये रहने वाला है। ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे चश्मदीद साक्षी थे कि उन दोनों साथी आ रहे थे और अभी इसकी पुष्टि की जा रही है कि इनकी जो लीगल जो है मार्शल स्टेटस क्या थी, यानी जो है इसकी पुष्टि करना अभी शेष है। और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों साथ रहें, पर साथ किस हैसियत में रहें, लीगल हैसियत में, या फिर जो कई बार ऐसी रिलेशनशिप रहती हैं आपस में कि लिव इन रिलेशन टाइप, उसकी स्थिति थी। यानी तो क्या डिस्प्यूट का कारण रहा कि जो इसने इसके ऊपर सडनली यानी जो फायर किया और इसको यहाँ के पुलिस ने ओवर पावर किया, इसको पूरा क्लियर किया जाएगा। नंदिनी ने पहले भी अरविंद पर हमला करने और जान से मारने के आरोप लगाए थे। अरविंद चाहता था कि नंदिनी उसके साथ रहे, लेकिन नंदिनी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इसी बात से अरविंद खफा था और उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अरविंद ने नंदिनी परिहार से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। पिछले मंगलवार यानी कि 9 सितंबर को नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। 10 महीने पहले भी अरविंद ने नंदिनी, उसके बेटे और मां को कार से कुचलने की कोशिश की थी। ये केस भी कोर्ट में चल रहा है। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है और मतलब हमारे गाँव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है। नंदिनी की शिकायत पर आरोपी जेल भी गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद ही उसने एक बार फिर नंदिनी को परेशान करना शुरू कर दिया था। अगर पुलिस नंदिनी की शिकायत पर समय रहते एक्शन लेती तो शायद नंदिनी की जान बच सकती थी। ग्वालियर में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी तो भोपाल में रेप, ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद केस में बुलडोजर एक्शन हुआ। कॉलेज छात्राओं को टारगेट करने वाले गैंग के 2 आरोपियों का घर गिरा दिया गया। लेकिन इस केस के मास्टरमाइंड का घर अभी तक कैसे बचा हुआ है? इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों चला? बुलडोजर एक्शन का लव जिहाद और धन परिवर्तन कनेक्शन क्या है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। साहिल का घर जमींदोज हो गया है। साद का घर बुलडोजर ने समतल कर दिया। रेप, ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद केस में मोहन यादव का बुलडोजर गरज रहा है।
भोपाल में कॉलेज छात्राओं को टारगेट करने वाले गैंग के 2 आरोपियों का घर गिरा दिया गया है। दोनों आरोपियों का घर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिसे अब बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। जिस वक्त भोपाल के अर्जुन नगर इलाके में ज्यादातर लोग सो रहे थे, उसी वक्त अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। भोपाल में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस ने हर हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली थी। अभी साद और साहिल का घर जमींदोज हुआ। दोनों आरोपी लव जिहाद गैंग के एक्टिव मेंबर थे। अब अगला नंबर मास्टरमाइंड फरहान खान का है, जो कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप और धर्म परिवर्तन केस का मास्टरमाइंड है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन फिर दिखाई दिया। तस्वीरें उसी बुलडोजर एक्शन की हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में बेहद चर्चित अपहरण, रेप और धर्मांतरण के मामले के जो मुख्य आरोपी 3 किरदार थे, उनमें से 2 के साहिल और साद के घर पर यह बुलडोजर चला है। पूरी तरीके से इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया है। तस्वीरें साहिल के घर की इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। 5 घंटे की मशक्कत के बाद इस पूरे घर को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। मैं आपको दूसरा घर इस रेप, अपहरण और धर्मांतरण कांड के आरोपी जो साद है, उनका घर भी दिखाऊंगा, जिसे सुबह 4 बजे से चली बुलडोजर एक्शन के बाद पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप ये साद के घर की देख सकते हैं, जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। शासन के मुताबिक साद और साहिल का ये जो घर था, ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिसके चलते ये पूरा का पूरा घर तोड़ दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर स्टे की मांग को लेकर आरोपी के परिजन कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने कार्रवाई पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। आरोपी फरहान के पिता का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। शासन प्रशासन जो है ऊपर अधिकारियों के दबाव में, नेतागिरी के दबाव में। हाँ, अब हमारे लड़कों को भी इंसाफ मिलना मुश्किल है। हम तो वकीलों ने कह दिया, भाई अब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपके लड़के को भी। अप्रैल 2025 में ये पूरा मामला सामने आया था। फरहान, साद, साहिल, नबील, अली और अबरार, ये सभी आरोपी खुद की हिंदू पहचान बताकर लड़कियों से दोस्ती करते थे और बाद में कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते थे। आरोपी साहिल मास्टरमाइंड फरहान का साथी है और डांस क्लास चलाता था, जबकि साद मैकेनिक था, जो फरहान के कहने पर लड़कियों को नशीले पदार्थ देता था। अप्रैल में 5 लड़कियों ने इस पूरे कांड की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। कॉलेज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी लव जिहाद का पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। पूरे केस में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था। इस केस के मुख्य किरदार फरहान के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन फिलहाल कोर्ट से उसे स्टे मिला हुआ है। आरोप है कि फरहान के परिवार ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया है। रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के आरोपियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। 2 मुख्य किरदारों शाद और साहिल पर, उनके घरों पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन जो इस मामले का मास्टरमाइंड फरहान था, तस्वीरें उसके इस भव्य घर की अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो 2 मंजिला घर है, जबकि इसके आसपास के घर अगर आपको मैं दिखाऊं तो समझ में आएगा ये एक झुग्गी बस्ती का इलाका है। शासकीय जो भूमि पर बना हुआ है, किस तरीके से कच्चे मकान है, लेकिन इसकी भव्यता देखकर समझा जा सकता है। जिस तरीके की बातें निकल कर आई हैं कि फरहान जिस प्रकार के धंधों में लिप्त था, जिस धंधों में लिप्त होने के कारण वो कॉलेज की जो मासूम लड़कियां हैं उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर, जो एफआईआर के मुताबिक फंसाकर न केवल उनका यौन शोषण करता था, बल्कि उनके वीडियोस के सहारे दूसरी लड़कियों को भी प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था। उस फरहान का ये 3 मंजिला, बल्कि कहूं तो गलत नहीं होगा, 3 मंजिला ये घर है। इस पर कार्रवाई होना इसलिए बाकी है क्योंकि मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है। प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था।
अवैध अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को घर खाली करने का समय भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने घर खाली नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। देखिए, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों द्वारा शासकीय चरोखर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है अर्जुन नगर में। ये तहसीलदार द्वारा जांच किया गया, नोटिस दिया गया इनको। विधिवत सुनवाई के बाद ये पाया गया कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। 19 अगस्त को आदेश किया गया था इनको निष्कासन का। इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो हमारे द्वारा आज फोर्सफुली हटा दिया। अब तक इस मामले में 5 FIR दर्ज की जा चुकी है। सारे आरोपी अलग अलग काम करते थे और मिलकर लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाते थे। फिलहाल 6 पीड़ित लड़कियां इस केस में सामने आ चुकी हैं, जिन्हें जाल में फंसाकर पूरा खेल खेला गया था। माना जा रहा है कि कम से कम 12 लड़कियों के शिकार होने की संभावना है, जिन्हें इस गैंग ने अब तक निशाना बनाया है। इटावा में हुआ कथावाचक विवाद आपको याद होगा। उस मामले में कथावाचक की पिटाई के मामले ने खूब तूल पकड़ा था। अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों ने इस पर खूब हंगामा भी मचाया था। अब इटावा से 270 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में भी जाति छिपाकर भागवत कथा कहने का मामला सामने आया है। कथावाचक पार्ट 2 पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है, ये विवाद कैसे शांत कराने की कोशिश की गई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भरे मन से कथावाचक माफी मांग रहे हैं। इन पर अपनी जाति छिपाकर श्रीमद् भगवत कथा करने का आरोप है। ग्रामीणों को जैसे ही इसका पता चला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कथावाचक से जबरन माइक पर माफी मंगवाई। तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की है, जहां के खमरिया थाना इलाके में राम जानकी मंदिर में कथा का आयोजन हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद कथावाचक ने सिर्फ माफी ही नहीं मांगी, उन्हें कथा बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। आरोप है कि उसने अपना सरनेम तिवारी बताया था, जबकि उसका असली नाम पारस मौर्य है। जैसे ही कथावाचक की जाति का खुलासा हुआ, लोगों ने पारस मौर्य को घेर लिया। कथा के दौरान उन्होंने कई लोगों को आशीर्वाद भी दिया था। ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके पैर छुए थे। जैसे ही पता चला कि पारस ब्राह्मण नहीं है, लोगों ने उन्हें घेर लिया और माफी मंगवाई। सभी से मैं माफी मांगता हूँ। उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए, उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए। और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होती। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसी कभी करने की प्लान भी नहीं है। शपथ हमारा बचपन में संकल्प है। 6 दिन तक कथा शांतिपूर्ण तरीके से चली और सैकड़ों लोग श्रद्धा के साथ कथा में शामिल भी हुए। 7वें दिन भंडारे के मौके पर अचानक सोशल मीडिया पर ग्रामीणों के जरिए पता चला कि व्यास जी वास्तव में पारस मौर्य हैं, जो छलरिया मंगलगंज गांव के हैं। उनका नाम पारस मणि तिवारी नहीं है। पहले तो पारस मौर्य ने खुद को ब्राह्मण बताते हुए मौर्य होने से इनकार किया, लेकिन जब मामला पुलिस के पास ले जाने की धमकी दी गई, तो पारस मौर्य ने सार्वजनिक रूप से ग्रामीणों से माफी मांग ली। ऐसा ही एक मामला जून में भी सामने आया था, जब यूपी के ही इटावा में मुकुटमणि यादव की पिटाई हुई थी। ब्राह्मण परिवार में वो कथा करने गए थे। इस मामले ने काफी तूल भी पकड़ा था। लखीमपुर में कथावाचक को माफी मांगनी पड़ी, जबकि इटावा में 2 कथावाचकों की पिटाई हुई थी।